नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में सियासत की पारियां अब सजनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक रोचक मुकाबला देखा जाएगा। किसकी होगी शह और किसको मिलेगी मात, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी, ये देखना काफी रोचक होगा। जी हां, देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। और इसके साथ ही बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। 294 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला है। कांग्रेस और वाम मोर्चा ने चुनावी गठबंधन किया है और एआईएमआईएम भी इस चुनावी मुकाबले में उतर रही है। जनसंघ के संस्थापक और बीजेपी के प्रेरणा पुरुष श्याम प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य बंगाल में भगवा लहराना बीजेपी का हमेशा से सपना रहा है, लेकिन उसे दीदी से जोरदार चुनौती मिल रही है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। बीते दिन ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर स्कूटी चलाकर पेट्रोल और डीजलों की बढ़ती कीमतों का विरोध दर्ज करवा रही थी। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में जिस तरीके से अराजकता, हिंसा और कुशासन का माहौल है, उसे देखते हुए बंगाल में बीजेपी का ही परचम लहरेगा। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी। और इसी बीच चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। 8 चरणों में मतदान की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के हिसाब से तारीखों का ऐलान हुआ है। सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि आखिर एक जिले में 3 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया। चुनाव होने वाला ही था और वो 8वां चरण पे वो चुनाव होने जा रहे हैं। हम तो बार बार चुनाव कमीशन को, मतलब चुनावी नियोग को, ये गुहार लगाते आए हैं कि बंगाल में जो चुनाव होते जा रहे हैं, इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पालन करना, ये चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देना, ये सरकार की और साथ साथ चुनावी आयोग की ये जिम्मेदारी है। चुनावी आयोग ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। 8, 10 जो भी हो, लेकिन हर हालत में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यही हमारा मांग था, यही हमारा गुहार था। शासन करबे और আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইওর ওন স্টেট। ডোন্ট কনসিডার in the eyes of BJP, and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I am really sorry, I am soft, but we welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, same man is being deputed as an observer. Earlier 2019, Mr. Vivek Dubey or somebody was the observer, and what he has done here, we know all the drama, we know all the games. So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. 2, the Home Minister, tell him as a Home Minister he should work for the country. But as a Home Minister he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister, we welcome him
As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. And if all the state government do, BJP, all the party, तारा जिन्हें सबाई मिले बोले करे। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहां अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सौरभ जी, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं, कोलकाता में आप रहते हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष, और इस समय मजबूत पक्ष ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का है और विपक्ष अगर हम देखें तो बीजेपी का है। इन दोनों के बीच में ही असली लड़ाई देखी जा रही है। चुनाव की तारीखों के बाद में क्या कुछ माहौल पश्चिम बंगाल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सौरभ जी? जी देखिए उमंग, ऐसा है कि अभी पश्चिम बंगाल में जो सियासत की राजनीति है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां पे बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी की ममता सरकार, उसके साथ साथ जो कांग्रेस और जो सीपीआई का जो गठबंधन है वो गठबंधन भी कहीं पे एक चाप सृष्टि कर रहा है बीजेपी के ऊपर। कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी को बंगाल से रोकने के लिए एक तरफ जहां पे कांग्रेस और जहां पे सीपीएम और दूसरी तरफ टीएमसी तीनों एक साथ चाहते हैं कि बीजेपी बंगाल में ना आए। कल जो 4:30 बजे शाम को जो वोट का डेट है वो डेट ऐलान कर दिया गया है। टोटल कुल मिला के 8 दफा में बंगाल में जो वोट है वो वोट होगा। हम देखे हैं कि हर बार वोट बंगाल का जो चुनाव होता है, बंगाल चुनाव को लेके जो चुनाव आयोग है वो ज्यादा चिंतित रहते हैं एवं सतर्क रहते हैं या सतर्क तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से करवाना चाहते हैं। इसीलिए कल जो चुनाव आयोग है ये सियासी राजनीति जो बंगाल में है उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो तीन बड़े बड़े अधिकारी को यहाँ पे तैनात करेंगे। हमने देखा है जो इस बार राज्य में स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पे आएंगे अजय नायक। इसके पहले भी वो बंगाल में जो चुनाव है वो चुनाव करवा चुके हैं। साथ में जो समय पुलिस का क्या रोल निभाएगा तथा जो केंद्र बाहिनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका क्या रोल रहेगा, इस बीच में हर बार एक गैप पैदा होता है। पुलिस को खास करके को नजर रखने के लिए जो राज्य में स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पे विवेक दुबे एवं मृणाल कांतिदास, ये दोनों आएंगे कल, जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ जो कितना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव के लिए जी, इस मुद्दे को नजर रखते हुए भी जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के तौर पे बी मुरली कुमार उनको भेजा जा रहा है, जो आईआरएस, एक बहुत बड़े आईआरएस अधिकारी हैं। साथ साथ इस बार जो कोरोना को नजर रखते हुए भी बहुत सारा प्रक्रिया बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है। कल चुनाव आयोग की तरफ से जाना गया है कि जो वोटर मतदान करने आएंगे उनको ग्लव्स दिया जाएगा, एक हाथ में ग्लव्स दिया जाएगा जिसमें वो बैलेट है उसमें वो क्लिक करेंगे और वो जो ग्लव्स है वो कोई डस्टबिन में जीपीएस से कनेक्टेड रहेगा। तो
वो देखे, वो मॉनिटरिंग करेगा कि वो डस्टबिन ठीक जगह पे, ठीक नियर बाय जो अस्पताल है वो अस्पताल पे ले जाया जा रहा है कि नहीं। साथ साथ बंगाल में विभिन्न जो जहाँ पे प्रेशर हाई रेड अलर्ट जो एरिया रहता है वहाँ पे भी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है अभी तक वहाँ पे एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। साथ में और भी आज और कल में जो बटालियन है, जो कंपनी है, वो आने का संभव है। आने का कुछ दिनों, एक दिन के अंदर ही रूट मार्च, एरिया डोमिनेशन वहाँ के स्थानीय एसपी और डीएम के साथ कर रहे हैं। ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये चीज देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन जगह ज्यादा खतरनाक है, इसका पहले का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। वो रिकॉर्ड के तौर पे उस जगह पे एरिया जो डोमिनेशन है, एरिया डोमिनेशन ज्यादा किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को समझाया जा रहा है कि आप निर्भय तरीके से आप जाके मतदान करें, कोई परेशानी होगा तो उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये सब कुछ विषय है जो विषय लेके बंगाल का जो सियासत राजनीति को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग कल शाम को प्रेस पत्रकार सम्मेलन के साथ ये बताया गया है। उमंग जी बिल्कुल सौरभ जी, ये तो रही चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बारे में बात। अगर बंगाल के हम समीकरण की हम यहाँ पर बात कर ले तो कांग्रेस और वाम दल यहाँ किसी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। असली मुकाबला जाहिर सी बात है, पूरा देश ये जान चुका है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही है। और खुद ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, ना कि वाम दलों से और ना ही कांग्रेस से। और वाम दल और कांग्रेस तो अपना एक गठबंधन बनाने की पूरी तैयारी कर चुके। क्या लगता है आपको कि वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन कुछ असर दिखा पाएगा इन चुनावों में? देखिए, बंगाल में 2019 का लोकसभा के समय से ही दो ही पार्टी हम लोग पूरा देश देख चुका है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ममता सरकार। ममता सरकार बीजेपी के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं तथा बंगाल का जो जनता है वो जनता को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी को बंगाल में ना लाएं, ताकि लोकसभा में जितना सीटों पे बीजेपी जीता है उतना सीट भी उनको विधानसभा के तौर पे उतना सीट भी उनको ना लाया जाए। और रहा बात वाम कांग्रेस का कुछ राज्य में कुछ जो जिला है, जैसे हम अगर मुर्शिदाबाद का बात कर ले वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दबदबा वहाँ पे चलता है, वर्षों से वहाँ पे चलता है। तो वो सब जगह पे कब्जा बनाने के लिए भी तृणमूल सरकार अपना सर पसीना एक कर दे रहा है। उमंग बिल्कुल सौरभ जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। विजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी समर्थक हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी विजय जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक सवाल सौरभ जी आपसे ये है कि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर हिंदू जो मतदाता है वो 70.5 या फिर उसको 71% हम मान सकते हैं। मुस्लिम मतदाता की संख्या करीब 27 या फिर 28% है और 2.45 अन्य हैं, जिनमें सभी वर्ग आ जाते हैं, SC ST OBC सब आ जाते हैं। तो अगर खास तौर पर जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं, विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर राजनीति कर रही है, और अगर वाकई में ऐसा है या जरा सी भी इसमें सच्चाई है तो 71% तो हिंदू हैं और मुस्लिमों के वोटों की सेंधमारी अगर टीएमसी करना चाह रही है या करने की सोच भी रही है तो उसके लिए AIMIM के ओवैसी एक मजबूती के साथ में वहां पर वो भी उतर रहे हैं। क्या लगता है आपको इन समीकरणों के हिसाब से क्या बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हमने मुस्लिम वोटरों के साथ भी विभिन्न क्षेत्र में जहां पे मुस्लिम बेल्ट है वहां पे हमने जाके बात किया है, उनसे उनका राय जानने का कोशिश किया है। तो हम उससे हमें ये देखने को मिला है कि जो मुस्लिम वोटर है यहाँ पे वो ना AIMIM को चाहते हैं ना बीजेपी को चाहते हैं। उनका जो पक्ष है वो पक्ष तृणमूल सरकार की तरफ है, तृणमूल ममता बनर्जी की तरफ ही है। उनका ये कहना है कि हमारे जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग जब कोई परेशानी होते तब ओवैसी साहब कहाँ थे, तथा बीजेपी को अगर हम लोग बंगाल में लाएंगे तो फिर आसाम NRC जो मुद्दा है वो सारा यहाँ पे फिर दिखाई देगा, अपेयर होगा। तो ये सारी चीज है हमने मुस्लिम बेल्ट में जाके पता किया है। उमंग
जी बिल्कुल सौरभ जी, खैर आप बने रहिए, आप हमारे साथ में। विजय जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। बीजेपी समर्थक हैं और बीजेपी ताल ठोक चुकी है बंगाल के चुनावों के मद्देनजर कई महीनों पहले से ही। क्या लगता है आपको, कितना मजबूती के साथ बीजेपी वहां पर अपने प्रचार प्रसार अभियान में तो जुटी ही हुई है, चुनावों में किस मजबूती के साथ उतरने वाली है? और क्या लगता है आपको कि क्या परिवर्तन की एक बयार बंगाल में भी चलेगी? देखिए उमंग जी, बहुत स्पष्ट है कि बंगाल की जनता को लीडर चाहिए या डीलर चाहिए। अब तक की जो सरकारें चली हैं हमेशा डीलरशिप ही करते आ रही हैं, जनता के साथ अन्याय करते आ रही हैं। लेकिन इस बार का चुनाव लीडर बनाम डीलर का है, स्पष्ट है एकदम। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे नेतागण, सारे पदाधिकारी सब एकदम एक साथ उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में, और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि भाजपा बहुमत को क्रॉस न करे। वो सारे रास्ते बंद करते जा रही है टीएमसी के, और टीएमसी की बौखलाहट इस स्तर तक बढ़ गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का के साथ वो मारपीट कर रही हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि जो रैली में जा रहे हैं भाजपा को एक एक करके टारगेट करके चुन चुन करके भाजपा कार्यकर्ताओं का वहां पे संघात किया जा रहा है। जी ये बंगाल की जनता देख रही है बंगाल में क्या हो रहा है, जी और निश्चित ही इस चीज से भाजपा उनको मुक्ति दिलाएगी जो हिंसा की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था 5500 बंद फैक्ट्रियां चालू करेंगे, एक भी फैक्ट्री चालू नहीं हुई। क्या किसी ने पूछा लेफ्ट या कांग्रेस ने कि क्यों नहीं चालू की, जी या शुरू होनी चाहिए? किसी ने नहीं पूछा। वो उनके गलतियों पे, उनके जो नकारात्मक जो चीजें हैं, ममता बनर्जी की जो कमियां हैं, उस पर लगातार वो खामोश होकर पर्दा डालते आए हैं, और इस बार वो पर्दा हट गया है। अब वो जनता के सामने दिख रही हैं, उन्होंने क्या किया और क्या होना चाहिए था, उसका अंतर जनता पहचान रही है, और आने वाले चुनावों के दिनों में उसका जवाब देगी। जी बिल्कुल विजय जी, लेकिन अगर बात की जाए, ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले हमने देखा है टीएमसी के कई नेता टूटकर बीजेपी में गए हैं, और न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी हर जगह हर राज्य में जहां पर उनकी सरकार नहीं है वो दूसरी पार्टियों की सरकार गिराने में लगातार लगी हुई है, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, और उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए कि ये बीजेपी के ही गुंडे हैं। देखिए, ये सब तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। हालांकि भाजपा जो है नैतिक पार्टी विद डिफरेंस की राजनीति करती है, वो कभी तोड़ती नहीं है। उनका इनके ममता के जो टीएमसी के जो नेताजी लोग हैं उनका स्वागत किया भाजपा ने। उनको घुटन हो रहा है उनकी पार्टी में, लोकतंत्र नहीं है, तब वो भाजपा में आ रहे हैं चाहे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाजपा तोड़ेगी, भाजपा क्यों तोड़ेगी? भाजपा के साथ तो पहले ही 11 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक नेता जुड़े न जुड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको उनकी पार्टी में इतना घुटन है, इतना न्याय झेलना पड़ रहा है, इतना नाइंसाफी झेलनी पड़ रही है कि उनके मंत्री होने का, उनके विधायक होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ममता बनर्जी को। एकदम सीधे सीधे हिटलरशाही या तानाशाही है जिसको वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। आज स्थिति ये है कि उनके बहुत आधा उनके जो मंत्रिमंडल के नेता जो भाजपा के संपर्क में है, और ममता बनर्जी देखती रह जाएंगी, उनके पैरों के नीचे से बुनियाद खींच लिया जाएगा। बंगाल की जनता जो है उनका इत्मीनान छीन लेगी, चैन सुकून सब छीन लेगी, क्योंकि उन्होंने कभी नैतिकतावादी राजनीति नहीं की है। हमेशा हिटलरशाही, एक फिरका परस्ती, टोलाबाजी और जो ध्रुवीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द उन्होंने राजनीति किया है। भाजपा इस तरह की राजनीति से बहुत दूर रहती है। वो हमेशा अपने अंत्योदय, सर्वोदय और राष्ट्रीयोदय की कल्पना के साथ आगे बढ़ती रही है। अपने राज्य में जहां जहां सरकारें हैं, एक एक आदमी की चिंता करने वाली है, न कि एक एक आदमी को चुन चुन के मारने वाली काम करती है भाजपा। जी बिल्कुल विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में बीजेपी के लिए बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्या वो एक राष्ट्र में पूरे संपूर्ण राज्य में बीजेपी का शासन देखना चाहती है इस वजह से, या फिर और भी कोई और एक बहुत बड़ी वजह बंगाल पर बीजेपी के शासन के लिए है? सौरभ जी। देखिए, हम अगर लोगों का बात कहें, साधारण जनता का बात कहें, तो साधारण जनता भी कहीं ना कहीं चाहता है कि केंद्र में जो सरकार गठित है वो सरकार राज्य में भी आए जी। तथा बीजेपी मैंने यहाँ के लोग ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि हमने सीपीआईएम को मौका दिया, हमने टीएमसी को मौका दिया, क्यों ना इस बार एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। तो एक चांस के तरीके से बंगाल की जनता, 1% का जनता ये चाह रही है कि केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी के जो सरकार है, बीजेपी सरकार को इस बार बंगाल में गठित किया जाए। हम उनसे कुछ नया आशा रखते हैं ताकि बंगाल में फिर से खुशहाली, हरियाली बहाल रहे,
फिर से बेरोजगारों को नौकरी मिले, तथा यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, नौकरियां हो, यहाँ पे कॉरपोरेट फर्म हो। तो बंगाल की जनता, कुछ वर्ग की जनता चाहती है कि बीजेपी इस बार बंगाल में आना चाहिए। उमंग जी बिल्कुल सौरभ जी, और जाहिर सी बात है अगर हम भौगोलिक दृष्टि की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से 3 अलग अलग राष्ट्रों की सीमाएं भी जुड़ती हैं। क्या सामरिक दृष्टि भी इन चुनावों में महत्वपूर्ण है, और क्या बीजेपी अब बहुत आगे की सोच कर चल रही है इन चुनावों में? देखिए, चुनाव बंगाल में अभी चुनाव और कुछ दिन बाद ही चुनाव शुरू होने वाला है जी। तो बीजेपी के जो केंद्र मंत्री बंगाल में आके प्रचार किए हैं, हमने जेपी नड्डा जी को बंगाल दौरा करते हुए देखा, मोदी जी को बंगाल दौरा करते हुए देखा, विभिन्न केंद्र के कैबिनेट मंत्री को बंगाल दौरा करते हुए देखा। कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के मन में एक कॉन्फिडेंस गेन करने का भी ये काम करता है कि जो केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं वो आके हमारे यहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जो कृषक परिवार है, जो हमने देखा एक मुट्ठी चावल अभियान जेपी नड्डा जी बर्धमान के कठवा से शुरू किए थे, कृषकों के घर में भोजन करना, कृषक के परिवार से बात करना, कहीं ना कहीं एक जमीनी तौर के जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनसे भी एक असर आता है कि इस बार एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। उमंग जी बिल्कुल सौरभ जी, अब खैर देखने वाली बात ये होगी कि अब खैर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बंगाल के सियासी समीकरण और जातीय समीकरण पर भी बात करें में चर्चा कर रहे हैं। चुनावी तारीखों के बाद बंगाल में मचे सियासी घमासान के बारे में बीजेपी और टीएमसी में लगातार वार पलटवार देखे जा रहे हैं, और ऐसे में तुरंत कल देखा गया चुनावी तारीखों के बाद में बीजेपी ने एक अनोखा वार करा है बंगाल में। उन्होंने अपनी 9 प्रमुख नेत्रियों के द्वारा ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। सौरभ जी, बीजेपी की तरफ से कल बयान जारी होता है, 9 प्रमुख बीजेपी की नेताओं के द्वारा हमला किया गया, एक फोटो वायरल हो रही है लगातार कि बंगाल को अब बेटी चाहिए, बुआ नहीं। किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार के हम अगर कहें प्रचार अभियानों को? सौरभ जी उमंग जी, एक बार क्वेश्चन को पुनः रिपीट किए। जी, कल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें 9 प्रमुख बीजेपी की नेत्रियां हैं जो पश्चिम बंगाल से ही आती हैं, उनकी फोटो दिखाकर ये कहा है कि बंगाल को अब बेटी चाहिए, बुआ नहीं। जी 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 उमंग जी, बेटी चाहिए, बंगाल को बेटी चाहिए। जी सौरभ जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी देखिए, बंगाल को बेटी चाहिए, ये जो प्रचार है ये पहले तृणमूल कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था जी। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी ये जो ये प्रकल्प है। सौरभ जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या इससे बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं? क्योंकि सबको पता है अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, यानी कि अभिषेक बनर्जी की बुआ हुई ममता बनर्जी, तो उन्होंने एक तीर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों पर ही निशाना साध दिया है और यहाँ पर परिवारवाद को भी एक मुद्दा बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो बीसी भतीजे की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के कारण भी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तथा गणतांत्रिक तरीके से बीजेपी में काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं तरीके से पहले जो शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद राजीव बनर्जी जैसे जो मंत्री हैं, वन मंत्री थे टीएमसी सरकार के, वो बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी जैसे महासंगठक, मुकुल रॉय जैसे महासंगठक जो बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी का एक तीर से 2 निशाना कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही माना जा सकता है। जी, और अगर इन पोस्टर में शामिल कुछ प्रमुख नामों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी नेता देबोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसी महिला नेत्रियां शामिल है। कितना कुछ असर ये डाल पाएंगे आने वाले बंगाल चुनावों में? देखिए, बीजेपी में हम देखे हैं कि जहां जहां कोई राज्य के बेटियों के साथ कोई गलत काम होता है तो वहां पे ये जो नेत्री हैं, ये नेत्री वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे जो पुलिस प्रशासन है या टीएमसी सरकार के जो प्रशासन है, वहां तक आवाज पहुंचने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं पे
देखा जाए तो जो महिला वोटर है, महिला वोटरों में भी इनका इन प्रमुख नेत्रियों का रहना कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव भाई भी कहा जा सकता है। उमंग जी बिल्कुल सौरभ जी बने रहिए हमारे पास। विजय जी आपका हम रुख करेंगे। अगर बात करें बंगाल चुनावों की, जिसकी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया चुनाव आयोग के ऊपर ही कि यहां पर जानबूझकर 8 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इन आरोपों को विजय जी? देखिए, ये तो वही हाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, सब लोग मैदान में हैं, सारे तीनों जितनी भी पार्टियां, सारे पक्षों के पार्टियों के लोग नेता मैदान में हैं। फिर ये कहना कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है या उसके डेट को लेकर थोड़ा शंका करना, ये बौखलाहट का ही नतीजा है। वो उनका जनाधार, उनकी पार्टी और उनका जनाधार इतना तेजी से खिसक रहा है कि अब वो छोटे छोटे चीजों को लेके वो बयानबाजी करने लगे हैं। चुनाव का डेट फिक्स नहीं है, मतलब इनसे मुंह पूछ के चुनाव आयोग चुनाव लड़ेगा। चुनाव एक स्वतंत्र बॉडी है, वो अपना डेट तय कर रहा है, वो अपने काउंटिंग का डेट तय कर रहा है, तो उसमें ममता बनर्जी को दखल देने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग सर्वमान्य संस्था है, ऐसा भी नहीं है कि चलिए कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे ये चलाती है, इनके अभिषेक बनर्जी चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है और वो डेट घोषित कर दिया है। ममता बनर्जी को गुस्सा आ रहा है उनको सामने दिख रहा है, कुछ उनका जनाधार खिसक रहा है, वो चुनाव हारने जा रही हैं। अब वो ये इन प्रकार वाली स्थिति है, बयानबाजी भी वो उनकी इस हद तक जा रही है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा दे रही हैं। तो क्या नहीं, मुझे ये भी करना है, उसी चुनाव पिछली बार में उसी चुनाव आयोग के तारीख के दम पे वो तब जब जीती थी तब एक बार भी तारीख पे सवाल नहीं उठाया था। बिल्कुल विजय जी, एक माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी, क्या ममता बनर्जी का गुस्से की ही ये वजह है कि अब उन्होंने जो जमीनी मुद्दे हैं उनको छोड़कर अब बाहरी बनाम बंगाली का एक नया मुद्दा यहां पर उठा दिया है, और ममता बनर्जी इसका फायदा उठाते हुए ये भी कह रही हैं कि बंगाल में बंगाली आदमी ही चलेगा, यहाँ का लोकल ही चुनाव लड़ेगा, या फिर लोकल लोगों को ही जनता जिताकर सत्ता की चाबी सौंपेगी, और शायद इसी वजह से बीजेपी बंगाल के महापुरुषों को और उनके नाम को साधने में लगी हुई है। विजय जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। सौरभ जी, यही सवाल आपसे है, बंगाली बनाम बाहरी का जो मुद्दा इस समय ममता बनर्जी उठा रही हैं और इसका फायदा उठाती दिख रही है, और क्या शायद यही वजह है कि बीजेपी बंगाल से आए जितने भी महापुरुष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन सब के नामों का सहारा लेती दिखाई दे रही है? कहीं ना कहीं पे जो सियासत राजनीति है कि तृणमूल सरकार ने, ममता बनर्जी ने ये पहले से कहा है कि हम लोग जो स्थानीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी पूरा बंगाल के लोगों को या बंगाली लोगों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, पर बीजेपी का बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके कारण बाहर से जो नेता मंत्री है वो बंगाल में आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, चुनाव के लिए। पर हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के लोगों को लेके काम करना चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को लेके काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में भी ये एक संकोच पैदा होने का पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी सही है कि हम ममता बनर्जी बंगाली लोगों को लेके साथ में लेके चलना चाहती है, पर बीजेपी जो वो बाहर से जो नेता मंत्री है वो आके यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर बंगाल में जो नेता है, बंगाल में जो सांसद है, उनका उतना जो योगदान है, लोगों के बीच में जो प्रेजेंसी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक सियासी राजनीति का एक बड़ा गेम दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सौरभ जी बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मुख्य लड़ाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो कुछ महीनों पहले से ही शुरू हो चुका है। किस प्रकार से देखते हैं आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों को रमेश जी? जी उमंग, पश्चिमी बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए साउथ का द्वार माना जा रहा है और पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान जो विधानसभा क्षेत्रों में उसको
अच्छी खासी जो है सफलता मिली थी जनाधार के मामले में, वह उसका प्लस पॉइंट माना जा रहा है। और अभी मैं तिवारी जी को भी सुन रहा था कि उनके पास में कोई स्थानीय जो एक लीडर होना चाहिए, एक जो चेहरा होना चाहिए। तो बीजेपी 2014 के बाद में जो उसका एक रूप और स्वरूप बदला है, वह हमेशा ही नए चेहरे पर ही अपना जो है दाव खेलती है। चाहे हरियाणा देख लीजिए आप, या महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, आसाम में भी देख लीजिए, कोई भी प्रतिष्ठापित जो नेता था, वह उनकी जो लीड जो करने की जो क्षमता होती है वह कहीं नहीं आई। एक अलग से ही जो नेतृत्व उभर करके सामने आता है। लिहाजा पश्चिमी बंगाल में भी जो एक नेता पद के लिए जिस लीडरशिप में चुनाव लड़ने की जो कवायद सारे राजनीतिक दल करते हैं, वहाँ पर भी एक आश्चर्यजनक जो है नेता उभर करके सामने आएगा। ये बीजेपी की कार्यशैली का एक अंग रहा है। लिहाजा पश्चिमी बंगाल बीजेपी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए उसके लिए पूरा जो है पश्चिमी बंगाल पड़ा है। और यह जो चुनाव है उसके लिए करो या मरो की स्थिति को लेकर के आया है कि पहली बार अगर ऐसा होगा कि वह अपने दम पर वहाँ पर सरकार बनाती है, तो राजनीतिक विश्लेषकों का जो एक जो माइंड सेट होता है कि पश्चिमी बंगाल पहले जो है वामपंथियों का गढ़ रहा, उसके बाद में टीएमसी लगातार 2 बार वहाँ पर जो है सरकार बना चुकी है, और बीजेपी और जो कांग्रेस वहाँ पे हाशिए पे है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में वहाँ की जो परिस्थितियाँ बदली है और विधानसभा क्षेत्रों में जो उसको जनाधार बढ़ा, उससे बीजेपी के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं। और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी का जो नेतृत्व है उस स्टेट को फोकस में रख रहा था। और अब लगातार जो है बड़े बड़े जो नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पर जो अपना एक कहना चाहिए कि स्थान बनाया, और दौरे जो हुए उनसे बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का वहाँ जाना भी लोगों को भले ही एक आश्चर्यजनक जो है घटना मानी जाती है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के वो अपना एक जो माइंडसेट को बदलने की कवायद कर रहा है। लेकिन बीजेपी इन तमाम जो अपने जो प्रतिस्थापित जो नेता है और अलग अलग जो राज्यों में अपना जो नेतृत्व को साबित कर चुके हैं, वो लोगों का भी अगर उनका लाभ अगर ले सकती है, तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनावी राजनीति में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। और उसी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक प्री प्लान्ड तरीके से अपना अभियान को बनाए रखे हुए बिल्कुल। पुरेश जी बने रहिए हमारे साथ। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदीप जी जानना चाहेंगे, असली मुकाबला तो खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बीजेपी से है, और बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला यहाँ पर बहुत तगड़ा देखा जा रहा है। ऐसे में आपका स्थान कहां पर आता है, और वाम दल के साथ में आपका जो गठबंधन होगा, क्या आप मानते हैं कि एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे बंगाल के चुनावों में? नहीं, देखिए, पहली बात तो सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी खुद चाहती है कि उनकी टक्कर जो है वो भाजपा से ही हो जी। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ जमीन पर है, भाजपा सिर्फ हवाई है, और भाजपा तो उधार की पार्टी बनकर रह गई है। आज तो इनके पास नेता ही नहीं है जी। मतलब दूसरे पार्टी के नेता आ जाते हैं, जो पार्टी जो गिने चुने बेचारे कार्यकर्ता होते हैं, जो लाठी खाते हैं, जो बंगाल में लात जूता और गाली सुनते हैं, वो एक्चुअल में धरे रह जाते हैं। टीएमसी से कोई निकल कर जाता है, भाजपा कांग्रेस से निकल कर जाता है, लेफ्ट से निकल कर जाता है, उसे टिकट मिल जाती है, वो चुनाव लड़ता है, और जो बेचारा लाठी खा रहा है। आज भाजपा के कार्यकर्ता में एक अंतरकला चल रही है, वो उसके मन में पीड़ा है, या पीड़ा वो व्यक्त कैसे करे, वो व्यक्त हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों से वो कहते हैं बेचारे कि बताइए, हम लोग संघर्ष करते हैं, और भाजपा के शीर्ष नेता इस बात को नहीं समझते हैं। किसी पार्टी से जाता है कोई, आज बताइए, ये परेशान है कि त्रिवेदी जी आ गए, दिनेश त्रिवेदी जी आ गए, मुकुल राय जो गंगा उस पहले जो है भ्रष्टाचारी थे, व्यभिचारी थे, पता नहीं क्या थे, गुंडे थे, मवाली थे, इनके ये ले गए, गंगा स्नान कराए, साबुन वॉशिंग पाउडर लगाया, सब एकदम बेलुपडेट कर दिया, और वो आज जो है नया ब्रांड बन के आ गए, और अभी उनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस जी के पोते के जिक्र करते हैं, जबकि सुभाष चंद्र जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी जो है जनसंघ या इनकी विचारधारा का समर्थन नहीं किया, और न ही इनको पसंद किया। आज वो पहली बात तो अपने जो है परसाजे जी का भी एक तरह से
अपमान कर रहे हैं। अपमान करके वो भाजपा का अगर आप साथ दे रहे हैं तो सही सही चीज है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा आज अगर ऊपर से देख रही होगी तो वो करा रही होगी कि आज उनका जो है परिवार किस तरीके से किन हाथों में खेल रहा है। तो यह दुखद विषय है। भाजपा वहां पर जीरो है और लड़ाई जो है टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच होने वाली है। और यह परिणाम आपने जो है बिहार में भी देखा है। हमको अंडर एस्टिमेट करके देखा जा रहा था किस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें बढ़ के आई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय जी, संदीप जी को आपने सुना, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? संदीप जी को ये जानना चाहिए, भाजपा में नीति, नेता और नेतृत्व के साथ साहसिक निर्णय लेने वाले लोग हैं। सुनिए 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 संदीप जी, सुन लीजिए। संदीप जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए संदीप जी। आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था, जवाब सुन लीजिए। गांधी जाके बेवकूफ हो रही है। ऐसे लोग हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में नमामि गंगे वाले लोग हैं, गंगा को साफ करते हैं। ये भ्रम दूर कर लीजिए आप। दूसरी बात, आप जिस भाजपा को हवाई कर रहे हैं, संदीप जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए संदीप जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, सुन लीजिए। संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। आपसे जिस बात बोलने को मौका मिलेगा आपको। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस का कोई बच्चा है? सब पूरी पार्टी हवाई है, न इनके नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है। सब कुछ इनका ठेके पे चल रहा है, उधार पे चल रहा है। वो सबकी जगह राहुल गांधी लेकर बैठे हैं आपके पार्टी में। कार्यकर्ता भी राहुल गांधी, नेता भी राहुल गांधी, अध्यक्ष भी राहुल गांधी। अरे भैया, राहुल गांधी से मुक्ति पाई आप लोग। एक नया नेतृत्व तो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। एक नया नेतृत्व आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठा रहे हैं भाजपा पे, जिस भाजपा के कार्यकर्ता बलिदान दे रहे हैं। आज बलिदान दे के 150-300 लोगों को मारा गया वहाँ पे, मामूली बात नहीं है वहाँ पे। और वो आज स्थिति है कि पूरा बंगाल चप्पा चप्पा भाजपा कह रही है, पूरा बंगाल चप्पा चप्पा भाजपा कह रही है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। और जो सुनिए, लोकसभा चुनाव में 2 से 18 सीट पाए हैं तो एक दिन में नहीं हुआ है। आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ी थी, क्या हुआ आपकी पार्टी का पोजीशन? आपके पार्टी पोजीशन क्या है आपको पता है? आप बता रहे हैं भाजपा को आप हवा में हैं। अजीबोगरीब आप ऐसे कैसे लोग अब बात कर लेते हैं भाई भाजपा के प्रति? क्या नफरत है क्या भाजपा? जवाब दो जी, जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए संदीप जी, जवाब दीजिए जी। हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि 100-150 लोग अब तक वहां पर अपनी आहुति दे चुके हैं। तो शर्म करिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको टीएमसी के नेता की क्या जरूरत है? अरे जो आहुति दिया है उसके परिवार के लोगों को टिकट दीजिए, लेकिन नहीं, आपको टिकट देना है कांग्रेस के नेता जो निकल के आएंगे आपकी पार्टी में, उनको। जो टीएमसी के लोग आ रहे हैं, टीएमसी से पार्टी से निकल कर आएगा उसको, जो वाम दल से निकल कर आएगा। अब देखिए उछलना शुरू कर दिया ना। अभी तक कह रहे थे कि बोल नहीं रहे थे, अब बोलना अभी अब और उछलेंगे, देखते रहिए, बस थोड़ा इंतजार करिए। जैसे आप उछलना शुरू करेंगे तो उतना मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में आप जीरो हैं। तो आप जो है ये कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर क्या है, पंकजा मुंडे क्या है, परिवारवाद की पूरी एक शरीर, पंकज सिंह क्या है, ये पूरी सीरीज बता दूंगा आपको। तो आप परिवारवाद की बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, पहली बात, परिवारवाद कहाँ से आएगा? जब पहले पिताजी का नंबर अब जाके लगा है तो बेटे का नंबर तो बाद में आएगा। पहले पिताजी का ही नंबर नहीं लग रहा था, पिताजी खुद ही चुनाव हार जा रहे थे, तो बेटा का नंबर कहाँ से आएगा? अब नंबर लगा है तो आप कम से कम 200 नेता का नाम बता सकता हूँ जिनके पुत्र एंट्री कर चुके हैं। पीयूष गोयल जी क्या है, इनके पिताजी कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आप परिवारवाद की बात अब करना छोड़िए। फर्क इतना है कि आप लेट में बने, लेट में आपको जनता ने पिताजी का नंबर लगा, अब बेटे का नंबर अपने आप लगा हुआ है। और आप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं, उधार जनता पार्टी बनकर रह गए हैं। इस बात को समझिए, जितनी जल्दी होगा समझ लेंगे उतना आपके लिए भी हितकर होगा। आप अन्यथा प्रवक्ता बन के आप आएंगे टीवी पर। चलिए संदीप जी जवाब ले लेते हैं। और भी पैनलिस्ट है हमारे साथ, और भी पैनलिस्ट है, जवाब ले लेते हैं। विजय जी जवाब दे दीजिए एक बार। और संदीप जी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी बंगाल में टीएमसी के साथ में मुकाबले में है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हवा हवाई है। ठीक है, वो तो आने वाले चुनावों के नतीजे बता देंगे। सुनिए संदीप जी, छोटी सी बात, बस बिल्कुल संदीप जी, छोटी सी एक बात बता देता हूँ। आपके 23 नेता आज जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं। संदीप जी छोटी सी बात सुन लीजिए, परिवारवाद के खिलाफ या फिर राहुल गांधी के दिए गए बयानों के खिलाफ आपके ही पार्टी के 23 नेता जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से चुनावों में लड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है चुनावों पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। विजय जी जवाब चाहूंगा आपसे। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पार्टी में आंतरिक अध्यक्ष राहुल गांधी ही रहते हैं
और बाहर से डिमांड होती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न रहे हैं। 23 बड़े नेता पत्र लिखते हैं। सुन लीजिए सब रखिए सुनिए, हम उछलते नहीं आपकी तरह ना, बोल रहे हैं तो मिर्ची लग रही होगी, मिर्ची लगती है आपको, मैं समझता हूँ। सुन लीजिए पेट में दर्द क्यों होने लगता है? सच्चाई सुन के पेट में दर्द क्यों होता है आपके? सच्चाई सुन के पेट में दर्द होता है, मैं समझता हूँ। चुप रहिए, सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी ने पूरे कांग्रेस को हवा में उड़ा दिया है, और आज इतना बड़ा एहसान फरामोश वाला उन्होंने काम किया है कि जिस अमेठी ने 15 साल उनको जिताया, उनकी अमेठी को कह रहे हैं। संदीप जी चलिए एक बात बता दीजिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए 15 साल से अमेठी से जीत रहे थे, आज चलिए संदीप जी एक छोटी सी बात बता दीजिए, आपके नेता राहुल गांधी का ये बयान, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बयान को कभी भूल पाएगी? जिस परिवार ने अमेठी से इतने साल तक चुनाव लड़ा और जिस अमेठी की जनता ने इतने साल तक एक परिवार को वहां से जिताकर भेजा, एक बार एक परिवार का व्यक्ति आपका नेता राहुल गांधी वहां से हार जाता है, उसके बाद में उनके क्या बयान आते हैं? क्या आप राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं संदीप जी? हाँ या ना में बताइए, सिर्फ हाँ या ना में बताइए। बिल्कुल करता हूँ, वो क्यों करता हूँ वो भी बताऊंगा। जी, इसका मतलब राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों की बात नहीं करती, उत्तर प्रदेश की जनता को राजनीति समझ में नहीं आती। ये बयान पहले से क्यों नहीं आए? 15 साल से अगर आप वहां से परेशान थे तो छोड़ देते। वर्जन सुनेंगे, अपनी माला जपेंगे, मोदी चालीसा पढ़ेंगे। अरे माला तो आप जप रहे हैं, राहुल गांधी का माला आप जप रहे हैं। चालीसा बंद करिए। चलिए ठीक है विजय जी संदीप जी आप दोनों का मैं रुख करूंगा। चलिए ठीक है विजय जी संदीप जी आप दोनों का रुख करूंगा। सौरभ जी और रमेश जी भी हमारे साथ बने हुए पैनल में। रमेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने विजय जी की भी बात सुनी, आपने संदीप जी की भी बात सुनी, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। बिल्कुल आपके पास आऊंगा, और भी पैनलिस्ट को समय देना है संदीप जी। रमेश जी आपने संदीप जी की भी बात सुनी, विजय जी की भी बात सुनी, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों की ही बातें सुनकर? रमेश जी। कांग्रेस और बीजेपी, राहुल गांधी का जो बयान अभी आया था उत्तर भारत को लेकर के, पूरी पार्टी के अंदर एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है कि वो किस आधार पर, और साउथ में जाकर के आप जो उत्तर के राजनीति या उत्तर के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक सोच के ऊपर आप सवालिया निशान करा करते हो, या वही उत्तर प्रदेश है जो कांग्रेस को कभी जो है दिल्ली का सीधा रास्ता दिखाता था और वहां से ही मैक्सिमम जो सीटें जीत कर जाती थी तो वह दिल्ली तक पहुंचती थी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से 2014 की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस का और एक विशेष परिवार का जो जनाधार है वो धीरे धीरे खिसकता हुआ आज उस स्थिति पर पहुंच गया कि राहुल गांधी को साउथ से चुनाव लड़ना पड़ा। और साउथ में जाकर के अभी जो पिछले दिनों उनका जो बयान आया वह कांग्रेस के अंदर ही एक कसमकस को पैदा करता है कि आखिर में उन्होंने इस तरह का बयान दिया क्यों। अब आते हैं पश्चिमी बंगाल के चुनाव पर। जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो उसमें यह कहा गया कि बीजेपी हवाई पार्टी है। अगर हवाई पार्टी होती है तो 218 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान उसका जो जनाधार बढ़ा वो किस आधार पर बढ़ा? जनाधार तभी बढ़ता है जब आपका जो स्थानीय जो लोगों की जो भावनाएं होती है किसी विशेष पार्टी के साथ में जुड़ती है और वह प्रकट करती है मतदान के द्वारा। और मतदान के द्वारा जो प्रकट हुआ उसमें यह साबित हुआ कि विधानसभा क्षेत्रों में धीरे धीरे बीजेपी अपना जो वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। यही वजह है कि आज की तारीख में जब ये चुनाव का ऐलान हो चुका है, चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस और वामपंथी दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कहीं ना कहीं इनका अपरोक्ष अगर समझौता भी होता है तो टीएमसी के साथ ही स्वाभाविक है। लिहाजा कांग्रेस और जो है अपना लेफ्ट पार्टीज एक सपोर्टिंग पार्टी के रूप में टीएमसी के साथ जुड़ सकती है किसी भी तरह से बीजेपी को वहां रोकने के लिए। वो एक जो है अघोषित गठबंधन भी इनके बीच में हो सकता है। लिहाजा आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, जिसमें कि अभी से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ है और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से जो एक आरोप प्रत्यारोप करते हुए उसको नकार रहे, उस सच्चाई को जो चुनावी राजनीति बैलेट बॉक्स से और जो है उससे निकल कर के आती है, उसको नकारना भी अपने आप में राजनीतिक क्षमता और राजनीतिक जो समझ है उसको भी चुनौती देता है। लिहाजा कम से कम उस हकीकत को समझो कि हमारा वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर पोजीशन क्या है। अगर बीजेपी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अभी तक जो उसने जो राजनीतिक
वर्चस्व प्राप्त किया है। आसाम की बात कर लो, आसाम में भी बहुत लंबे अरसे बाद में जो है वहाँ पर खुद की सरकार बनाने में वो कामयाब रही। अब बीजेपी का जो फोकस है वो वेस्ट बंगाल है। अगर वो वेस्ट बंगाल को फतह कर लेती तो निश्चित मान करके चलिएगा कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें उसका जो पलड़ा है वो काफ़ी हद तक भारी रहेगा। क्यों कि साउथ की जो मैक्सिमम जो राजनीति है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, केरल का हो, कर्नाटक का मामला हो या पश्चिमी बंगाल का हो। ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से किसी के भी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। लिहाजा बीजेपी का जो फोकस है वह अब पश्चिमी बंगाल के द्वारा जो है केंद्र की राजनीति में आने का एक जो नया फॉर्मूला उन्होंने तय किया है निश्चित रूप से। और लगातार मैं एक बात और कह दूं कि चुनावी राजनीति का जो परिणाम होता है वह लगातार और सतत प्रयास से होता है। कांग्रेस या जो पार्टीज है वह चुनाव आने के दौरान तैयारियां करती है, जबकि बीजेपी के लिए माना जाता है कि वह 12 ही महीनों राजनीति और चुनावी राजनीति में ही अपना दिमाग लगाती है। कहाँ पे किस तरह से चुनाव जीतना है, मकसद है विनिंग, जो कैपेसिटी और सोच के साथ में जब चुनाव मैदान में उतरता है और उस तरीके के इस्तेमाल करता है, तौर तरीके भी जीत के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसका जो पलड़ा हमेशा भारी रहता है। और आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कभी भी बीजेपी ने नहीं सोचा होगा कि वह इस कदर का मैंडेट लेकर के वहाँ पर सत्ता में आएगी। तो आसाम का भी अगर मैं उदाहरण दे दूं या अन्य राज्यों का भी उदाहरण दे दूं, किलिंग जो स्प्रिट जिसमें होगी वही चुनावी राजनीति में फतह होगा। या पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले काफी लंबे अरसे से करीब 2-2.5 साल से वो है वहां पे ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तो उसका जो परिणाम है वो कैसा होगा ये तो परिणाम बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल पुरेश जी बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल पुरेश जी, और सीधी सी बात है सौरभ जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से तमाम आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी आपने बात सुनी, बीजेपी के समर्थक की भी आपने बात सुनी, समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, बहुत कम शब्दों में सौरभ जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। सौरभ जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए सौरभ जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, कम शब्दों में फाइनल कमेंट चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है बार बार कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी है कितना नहीं है, और कांग्रेस क्या वाकई में वहां पर कड़ा मुकाबला दे सकती है या नहीं, इस पर सवाल संदीप जी इसलिए उठ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा संदीप जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के खिलाफ, सुनिए संदीप जी, सुनिए संदीप जी, सवाल तो सुन लीजिए, समय वैसे ही नहीं है, आपको मौका दे रहा हूं तो सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के खिलाफ बयान देते हैं और उसके उन बयान के खिलाफ आप ही के पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता लामबंद हो जाते हैं। दूसरी बात, कलकत्ता के अंदर या फिर हम यूं कह लें पश्चिम बंगाल के अंदर आप ही के एक बड़े दिग्गज नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने चुनाव आयोग के 8 चरणों में होने वाले इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से दरखास्त की थी कि चुनाव भय के माहौल में नहीं होने चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से होने चाहिए, इस वजह से चुनाव आयोग के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा और उन्हीं के बयान के खिलाफ आप ही के कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने उनके बयान के खिलाफ बयान दिए कि ये तो साजिश है। तो सबसे पहले संदीप जी, आपके नेताओं के जो आपस में विरोधाभासी बयान चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो साजिशें चल रही है, क्या ऐसे आप बंगाल का चुनाव जीतेंगे संदीप जी? बहुत बढ़िया बात अभी आपने कही। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि तृणमूल कांग्रेस का जो निर्माण हुआ है वो कांग्रेस से ही निकल कर गई है ममता बनर्जी, उसमें भी टूट फूट हो गई। सुन लीजिए और सुनेंगे या फिर अपनी भी बात बोलेंगे? बोलिए जी। वो कांग्रेस से ही निकल के गई है, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की जमीन पश्चिम बंगाल में नहीं है। दूसरी बात आप ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल वो धरती है जब पूरा 1947 में पूरा देश जल रहा था, तो वहां पर संदीप जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बस समय बिल्कुल भी नहीं है, मेरे से विजय जी से भी सवाल लेना है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है सिर्फ उतना जवाब दीजिए। आपके नेताओं के आपसी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जब आप ही एक नहीं है, आपकी पार्टी के नेता एक नहीं है, तो कैसे किसी राज्य का चुनाव जीतेंगे? बयान स्वाभाविक है। अगर हिटलर शाही पार्टी में होगी, हम दो हमारे दो की पार्टी होगी तो बिल्कुल है, वहाँ पर बयान नहीं आएंगे, इसलिए कि उनको पता होगा कि अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर बोलूंगा तो पार्टी से बाहर कर दिया जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है,
आंतरिक लोकतंत्र या आंतरिक गुटबाजी? तारिक अनवर जी पश्चिम बंगाल के प्रभारी नहीं है, बयान लेना है तो आप लीजिए जितिन प्रसाद जी का, जो कि तो मतलब अधीर रंजन चौधरी के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? पश्चिम बंगाल के नेता है, उनके बयान एम्फेटिक है, मतलब उनके बयान सही है और तारिक अनवर जी और पृथ्वीराज चौहान के बयान सटीक नहीं है, वो गलत है? बयान हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो गलत है। ये क्या गलत है? मतलब आपके हिसाब से सही होगा? कांग्रेस पार्टी आप ही बताइए। आप अधीर रंजन चौधरी को अगर सही मान रहे हैं तो उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। आज चरण में चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो अपने पार्टी के नेताओं को भी बता दीजिए एक बार कि कम से कम एक जगह तो रहे, एक जैसे बयान तो दें, वरना ऐसे में जनता भी देख रही है कि जब पार्टी के नेता ही एक नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, 23 वरिष्ठ नेता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जाकर मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में उस पार्टी पर कैसे भरोसा कर सकते? खैर ठीक है संदीप जी, विजय जी आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। विजय जी, तारिक अनवर और संदीप त्रिपाठी की सुनेंगे। विजय जी, आप जितिन प्रसाद जी का वर्किंग चला, ठीक है संदीप जी, आपको मौका दिया था, छोड़िए। विजय जी फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे ये कहना है, स्पष्ट बात है। हेलो जी, बोलिए विजय जी। ममता बनर्जी की बढ़ती बौखलाहट इस बात का संकेत है कि ममता राज का अंत अब निकट आ गया है। स्पष्ट बात एकदम है। गोली बम बंदूक से बंगाल में अराजकता का माहौल चरम पर है और हर नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है बंगाल में। ममता के बेकाबू जो गुंडे भूल गए हैं कि दमन, अराजकता और भ्रष्टाचार की राजनीति बहुत ही नहीं चलती, बहुत नहीं चलती। जी विजय जी, शुरू हो गया है। 2 मई टीएमसी गई, ये नया नारा है हम लोगों का। जी, अरे नारे देने। चलिए ठीक है विजय जी, संदीप जी, रमेश पुरोहित जी, सौरभ जी, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और पश्चिम बंगाल के चुनावी सियासी घमासान का रण सज चुका है। टीएमसी और बीजेपी में यहां पर साफ तौर पर एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में वाम दल और कांग्रेस का भी गठबंधन हो चुका है और एआईएमआईएम भी एक प्रमुख पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर चुकी है। देखने वाली बात यह है कि मुकाबला तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस और वाम दल अपनी जमीन वहां पर बचा पाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम क्या कुछ प्रभाव इस चुनाव में छोड़ेगी? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।